गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हमने आज से टैरो का डिस्कशन स्टार्ट करना है। टैरो के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन, राइडर वेट टैरो के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे आप तक। तो जो कोई प्रश्न पूछना चाहे आज इस डेमो डिस्कशन में यहां पर पूछ सकते हो कि टैरो क्या करते हैं। हम पत्ते खोलते रहते हैं, इन पत्तों से कुछ होता भी है। दुनिया कहती रहती है ये नमूने से बैठ के हमारे सामने कार्ड खोल के बैठ जाते हैं, कहते हैं हम तुम्हारा प्रिडिक्शन दे देंगे। तो ऐसा कुछ होता भी है या मजाक करके चले जाते हैं? ऐसे जितने क्वेश्चन हो दुनिया में, जितने सुने हो आपने, यहां पूछ सकते हो, ला सकते हो। तो वेलकम टू दिस सेशन। टैरो वर्ड बिगिन कहां से होता है, कहानी वहीं से शुरू करते हैं। दुनिया में सबको अपने फ्यूचर के बारे में जानने का पूरा पूरा एक खुजली रहती है कि हमारा फ्यूचर जान लें। और इस चक्र में कोई नंबर के पीछे भाग रहा है, कोई ग्रह नक्षत्र के पीछे भाग रहा है, कोई पत्ते के पीछे भाग रहा है, मतलब टैरो के पीछे भाग रहा है। और बहुत सारे और भी पत्ते हैं। ओशोजन है, एंजेलिक है, आर्क एंजल है, बतेरे दुनिया के कार्ड दिखते हैं आपको। ऐसी चीजों से हम प्रिडिक्शन लेते हैं। अब प्रिडिक्शन का क्वेश्चन यहां पर आता है कि कोई भी मोडेलिटी प्रिडिक्शन करती कैसे है। कोई भी मोडेलिटी किस तरीके से आपकी हेल्प करती है फ्यूचर जानने में। आपको कैसे पता फ्यूचर क्या है? और कार्ड सामने खुल गए, एक पैटर्न पे आ गए, इससे फ्यूचर कैसे पता लग रहा है? हमें कैसे पता लगा कि हमारे फ्यूचर में ये लिखा हुआ है? कार्ड्स का, नंबर्स का या कोई भी प्लेनेट का बेसिक प्रिंसिपल होता है कि वो आपकी वाइब्रेशन के बारे में आपको एनालिसिस देते हैं। वो हर आंसर आपको वाइब्रेशन की फॉर्म में, एक पैटर्न की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। जिसको उसे कॉम्प्रिहेंड करना आता है वो प्रिडिक्शन ले लेता है, जिसे नहीं आता उसके लिए एक डिजाइन सा बन गया सामने और पत्ते खुल गए। तो उसका नेचर वही वाला रहता है। हम प्रकृति से भी आंसर लेते हैं, एलिमेंट से भी आंसर लेते हैं। कई लोग अगरबत्ती जलाते हैं, उसका धुआं कुछ पैटर्न दिखाता है, उससे आंसर ले लेते हैं। कई लोग दीपक की लौ को देखते हैं, पूरा फोकस करते हैं उसके ऊपर, वहां से आंसर लेते हैं। कुछ लोग बहते हुए पानी को देखकर उसमें फोकस करके आंसर लेते हैं। कुछ लोग क्रिस्टल का बहुत बड़ा एक बाउल रखते हैं अपने पास में, स्क्राइन कहते हैं उसे, क्रिस्टल बॉल गेज कहते हैं उसे, उसमें घूर घूर के आंसर लेते हैं। सामने वाला बंदा देख रहा होता है इसमें दिख क्या रहा है इसे, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है इस बॉल के अंदर। कुछ लोग चाय के कप में चाय जो पड़ी होती है उससे आंसर लेते हैं। दुनिया में प्रिडिक्शंस के हजारों मेथड्स हैं। कोई तोता पकड़ के बैठा है, कोई ऑक्टोपस पकड़ के बैठा है, किसी ने मछली फंसा ली, किसी ने कोई इंसान ही पकड़ लिया साबुत। मतलब जैसे मर्जी किसी को जो मोडेलिटी मिली, उससे कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश हुई, इंसान ने वैसे उसे यूज कर लिया और वहीं से आंसर ले लिया। यह ताकत मोडेलिटी की नहीं है, यह ताकत हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच के कनेक्शन की है। किसी भी मोडेलिटी को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो या तो साधारण समान है या वो असमान है। असामान्य होने में और सामान्य होने में ज्यादा भेद नहीं होता। किसी के लिए यह कार्ड सिर्फ कार्ड हो सकता है, इस कार्ड को ओपन कर लेगा, इसको देखेगा कि वाह, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, इसमें तो बहुत कुछ छुपा हुआ है, ऐसे कहेगा। और किसी के लिए सिर्फ एक फोटो है जहां पर एक आदमी बैठा है, नीचे घोड़ा है, सामने कुछ डंडियां सी हैं। आपका प्रिडिक्शन आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच के कनेक्शन पर डिपेंड होता है। जब आप किसी चीज से गाइडेंस लेने का प्रयास करते हैं, चाहे वो पेंडुलम हो, चाहे वो एल रॉड्स हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो प्लेनेट हो, आप वाइब्रेशन पकड़ना जानते हो, वाइब्रेशन से जुड़ना जानते हो, आप गाइडेंस ले सकते हो। गाइडेंस की जरूरत हम सबको होती है। आगे क्या आने वाला है इसके लिए सब चिंतित होते हैं। पर यदि हम ये आगे आने वाले के बारे में खुद ही अवेयर हो जाएं कि आगे क्या है, तो हमें कितनी बढ़िया हेल्प मिल जाए। ऊर्जा आपको सब कुछ बता सकती है, पर हर व्यक्ति शुरुआती दौर में ऊर्जा की भाषा नहीं समझ पाता, कनेक्ट नहीं हो पाता। तो हमें मोडेलिटीज की जरूरत पड़ती है शुरुआती दौर में।
ये बात फैक्ट है कि टैरो, न्यूमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इन सब लॉजीज से ऊपर एनर्जी है, सबसे ऊपर एनर्जी है। यदि आप उसकी भाषा पढ़ना सीख गए तो इससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए आपको। गाइडेंस आपको अपने आप सारे आंसर देती है, बट स्टार्टिंग में गाइडेंस की भाषा समझना, उसको कॉम्प्रिहेंड करना, इंटरप्रिटेशन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए हमारे पास में ये डिवाइसेस बनाए गए। कई लोग कहते हैं टैरो वैरो कुछ नहीं होता, बेकार है। हाँ, कुछ नहीं होता, यदि ना मानो तो ठीक है। मैं भी कहता था ये पत्ते खोलने वाले हैं, पागल बनाते हैं। ज्योतिष के बारे में कहता था इनका दिमाग खराब है, ये प्लेनेट प्लेनेट करते रहते हैं, इसकी अंतरदशा है, इसकी प्रत्यंतर दशा है, ये बावला बनाते हैं। आज मैं खुद ही ज्योतिष पढ़ा रहा हूं, ओपन कन्फेशन। ऐसे ही मैं रेकी के बारे में बोलता था कि हाथ वाथ ऐसे हिलाते रहते हैं, कुछ आता होता है नहीं, प्लेसिबो इफेक्ट है, ठीक होने वाला भी खुश है, ठीक करने वाला भी खुश है। आज मैं खुद हीलिंग कर रहा हूं, कई साल हो गए इस प्रोफेशन में काम करते करते, और खुद ही समझ में आया कि कितने मूर्ख थे तब भी, और आज भी हैं। ऐसा नहीं कि आज समझदार हो गया, आज भी मूर्ख हैं, बट कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और समझ में आ जाए। तो जितनी ज्ञान की औकात है हमारी, उतना आपसे शेयर कर लेंगे। यदि आपको लगता है कि इंटरेस्टिंग है तो ज्वाइन करो, लगता है मजबूरी है, बिल्कुल ज्वाइन मत करो। प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो ज्वाइन करो, जितने मेरे पास हैं उतने दे दूंगा। कई लोग मुझे जानते हैं मेरा पैटर्न क्या पढ़ाने का, जो लोग नहीं जानते हैं पहली बार झेल रहे, या तो पसंद आऊंगा या अभी कभी भाग जाओगे। आपकी मुसीबत, मेरी मुसीबत मैं डील कर रहा हूं, मेरी खुजली मैंने मिटा ली यहां पर आके, आपके सामने एक डिस्कशन करके। अब आपका अगर एक्जिमा ऐसा ही है, आपकी इचिंग ऐसी ही है, साथ में जोड़ो, काम कर लो। हफ्ते में 2 दिन ये क्लासेस हुआ करेंगी टैरो की। अभी इसे बेसिक लेवल कह लो, इसे एडवांस लेवल कह लो, इसे जो मर्जी कह लो। कई लोग कह रहे थे कि सर कैसा सिलेबस है, क्या करके दिखाओगे? खुद झेल लेना, पता लग जाएगा कैसा पढ़ाता हूं। अभी थोड़ी देर में आपको इंट्रोडक्शन में समझ में आ जाएगा मैं क्या करने वाला हूं। टैरो की इंपॉर्टेंस कहां से आती है? कई लोगों ने इस पर प्रश्न किया था कि टैरो है भी वैलिड या नहीं है, टैरो का ओरिजिन कहां से है। इस पर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट आते हैं। टैरो का ओरिजिन कई जगह से प्रोनाउंसिएट होता है। कोई कहता है मेसोपोटामिया से ओरिजिन हुआ, कोई कहता है ईरान के पास से ओरिजिन हुआ, एग्जैक्टली ईरान के पास से जहां कबालिक इंफॉर्मेशन थी सारी सारी। कोई कहता है कि आयरिश जो कल्ट कल्चर था वहां से ये आया। टैरो कई जगह पर बाउंस होता दिखा। कहीं इसमें चाइनीज इन्फ्लुएंस है, कहीं इसमें इंडियन इन्फ्लुएंस है, कहीं इसमें कैल्टिक इन्फ्लुएंस है, कहीं इसमें इजिप्शियन इन्फ्लुएंस है, रोमन इन्फ्लुएंस है। तो टैरो किसी एक कम्युनिटी का नहीं मार्कर, ये मल्टीपल कम्युनिटीज को मार्कर है। आपके एंजेलिक कार्ड जो हैं, आपके जितने भी कार्ड्स बन के आते हैं, यदि आप उनके मार्क को, उनके ऊपर सील्स को, उनके ऊपर नंबर्स को देखोगे तो वहां न्यूमरोलॉजी भी मिलेगी, एस्ट्रोलॉजी भी मिलेगी, उसमें कुछ इंडिकेटिव मार्क भी मिलेंगे। आपको एक बात समझ में आ जाएगी वहां पर कि हमारे पास में ये एक सभ्यता से डेवलप नहीं हुए, ये मल्टीपल सिविलाइजेशन से डेवलप होकर आए थे। आपके नोट्स में मैं आपको वर्ल्ड का एक मैप दूंगा, मैं दिखा देता हूं आपको मैप। इस मैप के अंदर आपको शो करा गया है कि टैरो एक्चुअली ओरिजिनेट कहां कहां से हुआ था, या टैरो का इन्फ्लुएंस कहां कहां से कहा जाता है। ये देखिए, स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? ओके। ये वो पार्ट्स हैं वर्ल्ड के जहां पर टैरो का कोई ना कोई स्टडी किसी ना किसी ने किया था, और हमने मार्क करके दिखाया है आपको कि किस किस जगह पर एक टैरो का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं क्रिएट होता दिखाई देता है। टैरो की कहानी बहुत बाबा आदम के टाइम से चलती आ रही है। मैं बताऊंगा आपको राइडर वेड क्या नाम है, या आगे आने वाली क्लासेस में बताऊंगा कि राइडर कौन था, वेड क्या था, क्यों ऐसा हुआ। कहीं ना कहीं नेट पे मिल जाएगा आपको कि राइडर वेड कार्ड होते क्या है, कैसे बनते हैं, कहीं ना कहीं आपके पास इंफॉर्मेशन मिलेगी। बट अगर हम टैरो को बहुत पीछे लेके चलें तो टैरो नेचुरल एलिमेंट्स की स्टडी पर आधारित था। 5 एलिमेंट की स्टडी हर टैरो में करी जाती है। ऐसा कहते हैं कि कुछ लोग विच क्राफ्ट जो प्रैक्टिस करते थे, वहां से टैरो ओरिजिनेट हुआ था। एलिमेंटल फॉर्म के अंदर टैरो को ओरिजिनली जो एनर्जी प्रैक्टिशनर्स थे, चाहे आप उन्हें विचेस कह लो, चाहे आप उन्हें वॉरलॉक्स कह लो, चाहे आप उन्हें ध्यान करने वाले लोग कह लो, साधना करने वाले कह लो, कुछ भी कह लो, ये एलिमेंटल फॉर्म में कहीं ना कहीं किसी एनर्जी प्रैक्टिशनर ने क्रिएट किए थे।
अब जब एनर्जी प्रैक्टिशनर कुछ वर्ड क्रिएट करते हैं या कुछ मोडेलिटी क्रिएट करते हैं तो उसपे साइन जो होते हैं नेचुरल होते हैं, नेचर के सिंबल होते हैं। जैसे आपने रेकी में देखा होगा, रेकी के अंदर जो हमारे सिंबल्स होते हैं वो नेचर का कोई फिनोमेना दिखाते हैं, वो किसी कंडीशन पे बने होते हैं, किसी मीनिंग के साथ बने होते हैं। अब आप जब आज राइडर वेट देखते हो तो उसमें राजा, रानी, घोड़ा, नाइट, राजकुमार, ये सब कुछ घुसा हुआ है। तो टैरो का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं किसी रॉयल फैमिली से हुआ या रॉयल सोसाइटी से हुआ, तो उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस डालने के लिए इस पर अपनी मोहर छोड़ दी। पर टैरो के अंदर जो एसेंस था उसे भी इंटैक्ट रखने के लिए उसके साथ में कुछ माइक्रो एलिमेंट्स डाल दिए, कलर डाल दिया, एलिमेंटल नोटेशन के लिए वॉन्ड डाल दी, कहीं सॉर्ड डाल दी, कहीं पेंटिकल डाल दिया। तो मीनिंग छोड़ा कि ऐसा ना हो कि पुराना वाला मीनिंग खत्म हो जाए, नहीं तो फिर टैरो का मतलब क्या है, राजा रानी क्या ही कर लेंगे। अब रानी का कार्ड क्या ही कर लेगा अपने आप में, रानी तो बिठा दी। अब उसके साथ में फिर कहीं स्ट्रॉबेरी लगा दी, कहीं सफेद कपड़े लगा दिए, कहीं रानी की ड्रेस गोल्डन है। तो उसका एक मीनिंग छोड़ा कि वो जो कोडिंग है, जब कोई इसे डिकोड कर लेगा तो समझ जाएगा। पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या टैरो सिर्फ यही है, ये राजा रानी की फोटो को डिसाइफर करना, ये छोटे छोटे क्लूज ढूंढना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स ढूंढ लेना, टैरो इतना ही है? नहीं, टैरो इससे कहीं ज्यादा है। ये आपकी लाइफ पाथ, लाइफ गाइडेंस भी है। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहां पर कितने लोगों के पास टैरो अवेलेबल है अभी? या चलो जितनों के पास अवेलेबल है, एक काम करें, एक एक्सपेरिमेंटेशन कर लेते हैं कि आपकी अभी की स्थिति कैसी चल रही है उसका हाल व्यक्त कर लेते हैं। निकालें एक टैरो, अपने पास में टैरो कार्ड अपने हाथ में रख लो, अगर है तो, नहीं है तो ऑर्डर कर देना, आ जाएंगे। आपके पास टैरो है तो उसे अपने पास में सामने रख लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में आ जाएंगे। आज डेमो क्लास है, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं कि क्या करने वाले हैं और इनका इन्फ्लुएंस कैसे होता है। अभी कार्ड ओपन नहीं करने, अभी सिर्फ डेक अपने सामने रखना है। मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा आपके साथ में भी बैठ के, ये काम आएगा आपके। मैंने स्क्रीन को गैलरी मोड पे कर लिया है, मैं आपका ऑरा स्कैन कर रहा हूं। और हाँ, मेरी हर क्लास में ऑरा स्कैनिंग होती है, हीलिंग होती है। यदि हीलिंग चाहिए, ऑरा स्कैनिंग चाहिए, अपना वीडियो ऑन रखना। एक रिक्वेस्ट सभी माताओं से, देवियों से, अपने बाल बांध लेना मेरी हर क्लास। और हाँ, पुरुषों से भी जिनके बाल लंबे हैं, भाई सॉरी, माय अपोलॉजीज। जिनके पुरुषों के बाल लंबे हैं, जिनके भी बाल लंबे हैं, जो भी कोई व्यक्तित्व बैठा है मेरे सामने, अपने बाल बांध लेना, नहीं तो हेडेक होने की संभावना है। वहां फिर मेरा गारंटी खत्म होती है। जब भी किसी मंदिर में जाओ, किसी समागम में जाओ, किसी शिविर में जाओ, एनर्जी सेंटर में जाओ, बाल बांध लेना। जटाएं खोलोगे तो शिवजी वाली फीलिंग आ जाएगी फिर थोड़ी देर में, तो मामला थोड़ा अलग तरफ चला जाएगा। हमारे पास में जो टैरो हम यूज कर रहे हैं उन्हें रेडियंस कार्ड भी कहते हैं। राइडर वेट का रेडियंस कार्ड का डेक कहते हैं उसे। आपके पास कोई डेक है, आप उसे यूज कर सकते हो, पर मैं प्रेफरेबली करूंगा, इनकी एनर्जी थोड़ी अच्छी है तो रेडियंस वाला आप ऑक्यूपाई कर सकते हो। अमेजन वगैरह पे अवेलेबल है। ना मिले तो माम से, कोन माम से, आरती जी से, किसी से भी, मेरे एडमिन से आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको सपोर्ट कर देंगे। ये कार्ड्स आपको अपने लेफ्ट हैंड में रखने, पहले लेफ्ट हैंड क्यों? ईड़ा नाड़ी। आपका सारा का सारा टैरो का कंसेप्ट आपके मून पे बेस्ड होता है, माइंड पे बेस्ड होता है। ये आपके राइट ब्रेन पे बेस्ड होता है और ये आपके आर्टिस्टिक सेल्फ पे बेस्ड होता है। ये जितना ज्यादा आपके आर्टिस्टिक सेल्फ से, आपके सबकॉन्शियस से, आपके राइट ब्रेन से कनेक्ट होंगे, उतनी बढ़िया प्रिडिक्शन देंगे। तो इन्हें हमेशा लेफ्ट हैंड में रखकर चार्ज कराया जाता है। इन्हें एक्टिवेट भी लेफ्ट हैंड में रख के करते हैं। राइट हैंड इनके ऊपर रखना होता है एक्टिवेशन करते वक्त। यदि हीलिंग आती है तो अलग कहानी, हीलिंग नहीं आती तो अलग कहानी। एक सलाह दे रहा हूं, अगर टैरो सीखने का प्रयास कर रहे हो तो एक लेवल का रेकी अट्यूनमेंट ले लेना। कुंडलिनी की ऊर्जा खुलनी जरूरी है टैरो की नॉलेज लेने से पहले। कई लोग इस बात को बिल्कुल नहीं बताते, कहते हैं कि टैरो में अट्यूनमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती। एनर्जी के साथ डांस करते नजर आओगे फिर थोड़े दिनों में, एनर्जी डांस कराएगी या खुद फिर नृत्य करते नजर आओगे, सिर्फ इतना होता है।
अनस्टेबल नहीं होना, तो अपना ऑरा लॉक करना, अपना ऑरा को प्रोटेक्ट करना, ये सब कुछ सीखना जरूरी है। एक लेवल के अट्यूनमेंट के बाद में आपका ऑरा मजबूत हो जाता है। इस जर्नी से पहले वो जरूरी होता है। यदि आप इसके साथ साथ भी ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। अट्यूनमेंट के बाद में आपकी कुंडलिनी थोड़ी एक्टिवेट हो जाती है, उसके ऊपर आप इस एनर्जी को स्टेबलाइज कर सकते हो, नहीं तो दिक्कतें थोड़ी बहुत बन जाती। अब जिनको एनर्जी नहीं पता, जिनको हीलिंग नहीं समझ में आती, वो एक काम करेंगे, जो भी अपना सिंबल, धार्मिक सिंबल आपको आता है, टैरो के ऊपर बना लो। जिन्हें रेकी आती है 1 to 1, मास्टर सिंबल पता है तो मास्टर सिंबल फर्स्ट टाइम के लिए बनाओ। राइट हैंड से टैरो के ऊपर ऐसे करके 5 उंगलियां मिला लो। जिन्हें पामिस्ट्री पढ़ाई थी मैंने, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, सन, मर्करी, सबकी पावर मिलाओ। वीनस और मून को पास पास ले आओ और टैरो के ऊपर एक सिंबल प्रोजेक्ट करो, जो भी सिंबल आपको आता है। रेकी आती है तो रेकी वाला, नहीं आती रेकी तो जो धार्मिक सिंबल में आपकी आस्था है उसे। 3 बार, 3 बार इस सिंबल प्रोजेक्ट करना है अपने हाथ से। तीन तीन बार प्रोजेक्ट करना है, बनाना नहीं है, प्रोजेक्ट करना है। जैसे मान लो आपने ओम बनाया, ओम ओम ओम, 3 बार प्रोजेक्ट करो। 1 to 1 भी 3 बार, मास्टर सिंबल 3 बार। 11 टाइम्स क्लॉकवाइज अपने हाथ को टैरो के ऊपर मूव करो, सर्कुलर फॉर्म में 11 टाइम्स। अब अपना हाथ टैरो के ऊपर रख लीजिए, 1 सेकंड के लिए बस आईज क्लोज कीजिए और टैरो से रिक्वेस्ट कीजिए, गिव मी द गाइडेंस, मुझे मार्गदर्शन कीजिए या मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ओपन आईज, आंख बंद करके डबल टैप, डबल टैप, वेकअप, इसे बोलते हैं टैरो वेकअप। अब आप कोई एक कार्ड इसमें से अपने निकाल लीजिए, कहीं से भी, जहां से मन करे, कोई एक कार्ड। आपको हो सकता है टैरो बिल्कुल ना आता हो, पता ही ना हो है क्या, अच्छा बुरा तो समझ में आता है कि कार्ड ढंग का लग रहा है या बेकार लग रहा है, बस इतना ही बहुत है मेरे लिए। प्रोडिक्शन सिखाऊंगा, कार्ड बता दूंगा कैसा है, मुझे अपने कार्ड दिखा दो बस, ऐसे करके मुझे कार्ड दिखा दो। वेरी गुड। इस कार्ड की फोटो खींच के अपने पास में रख लीजिए। ये आज की आपकी स्थिति है, जो आप ये जर्नी शुरू करने का सोच रहे हैं। शुरू करी नहीं करी वो बाद की बात है, इसका मीनिंग क्या है डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, ये हम पढ़ेंगे या मैं जानेंगे। पर यह स्थिति आपकी समझनी जरूरी है, यह स्थिति आपकी जाननी जरूरी है कि जो जर्नी करने वाले थे उस जर्नी का महत्व क्या है। ओके, अब इस कार्ड को अपने डेक के सबसे नीचे प्लेस कर दो कि ताकि ये अगली रीडिंग में ना आए। ये आपके लिए गाइडेंस है, आपकी अब की स्थिति की हालत है जो टैरो ने आपको डिटेक्ट करा। अब की एनर्जी है जो टैरो आपको रीड कर रहा है। आपने कोई प्रश्न नहीं पूछा, आपने कुछ जानने का प्रयास नहीं करा, ये आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस है। टैरो आपको हर चीज के बारे में इंफॉर्म करता है। टैरो आपको बताता है कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ इंफॉर्मेशन देगा। पर इसे रीड करने वाला जैसा है, टैरो वैसी गाइडेंस देता है। यदि इसे रीड करने वाला करप्ट है, मैनिपुलेटेड है, एब्सेंट माइंडेड है, तो टैरो डिस्ट्रैक्शन वाली गाइडेंस देगा। टैरो की कहानी समझ में नहीं आएगी हो क्या रहा है। यदि आप फोकस कर लेंगे तो ये इतनी क्रिस्प और इतनी प्रिसाइज स्टोरी बनाता है कि आपको हैरानी होगी ये कैसे हो सकता है। कोई भी मोडेलिटी जो आप इस्तेमाल करते हैं तो अपनी एनर्जी को कनेक्ट करना होता है। अभी हमने क्या करा था, 11 टाइम्स सर्कुलर रोटेशन, एक सिंबल कॉल करा, हमने बेसिकली अपनी एनर्जी को एक्साइट करा, एनर्जी को फोकस करा, पिन पॉइंट करा और एक कॉल करी, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से एनर्जी को एक्टिवेट करा। और जैसे ही हमने एनर्जी को एक्टिवेट करा, हमारे सामने रखी हुई मोडेलिटी एक्टिवेट हो गई।
वो कोई सी भी मोडेलिटी हो, आप किसी भी तरीके से किसी चीज को जागृत कर सकते हैं। आप क्रिस्टल को अपने हाथ में लो, लेफ्ट हैंड में लो, क्रिस्टल पकड़ के राइट हैंड उस पर रख के कोई भी अफर्मेशन लॉक कर लो, क्रिस्टल वैसा ही बिहेव करेगा। आप कुछ पढ़ाई करने वाले हो, आप कोई बुक उठाओ, लेफ्ट हैंड में लो, राइट हैंड उसके ऊपर रखो, अफर्मेशन दो उस पर कि मुझे पढ़ाई करनी है, मेरी पढ़ाई करने में सहायता करो। आपके डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम होंगे, आप पूरी नॉलेज को यूटिलाइज कर पाओगे, गेन कर पाओगे, ढंग से समझ पाओगे। यूनिवर्स में जब आप मनसा वाचा कर्मणा को तीनों को एक लेवल पे ले आते हो, रिजल्टेंट हमेशा आता है। अब बात करते हैं टैरो की। टैरो है क्या? टैरो हमारे पास 78 कार्ड का एक डेक है। 78 कार्ड होते हैं टैरो में, पता है बात? 78 होते हैं। अच्छा, 78 क्यों होते हैं? ये मतलब खूबसूरत नंबर कैसे लगा किसी को कि 7 भी होना चाहिए और 8 होना चाहिए? ऐसी क्या मुसीबत है? और जिन्हें न्यूमरोलॉजी आती होगी उन्हें पता होगा 7 नंबर किसका होता है? केतु का। और 8 नंबर होता है शनि का। तो ये केतु और शनि वाली प्रेडिक्शन क्यों ले रहे हैं? और आप में से कई लोगों को पता होगा केतु और शनि को लोग कार्मिक कहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे कर्मों का लेखा जोखा जानने के बारे में? कर्मों का लेखा जोखा, हमारे कर्मा क्या होते हैं, क्या कर्म करना चाहिए, क्या कर्म हो सकते हैं, और कौन से कर्म, इनके बारे में भी। केतु आपको गहरे से अवगत कराता है, डीपर से, डीपेस्ट से अवेयर कराता है, जो नजर नहीं आता बहुत बार। केतु प्रश्नों के उत्तर भी ढूंढ के लाता है। शनि काल के दर्शन कराता है, शनि को काल कहते हैं, काल कारक, टाइम कहते हैं सैटर्न को। तो यदि इस आधार पर स्टोरी का फॉर्मेशन करें तो आपके ऐसे प्रश्नों के उत्तर जो कि कहीं गहराई से आ रहे थे, अब तक कहीं बरीड थे, इन्हें आपने निकाला, प्रश्न पूछे, इन्हीं के बारे में टैरो की इंफॉर्मेशन है, एक नरेशन। अच्छा, 7 और 8 को ऐड करते हैं जरा, क्या आता है? 15? पक्का 15 आता है? 16 तो नहीं आता? ओके, 16 अगर आता तो ये फुली कार्मिक नंबर होता। 16 अगर आता तो टैरो की एनर्जी बहुत डार्क होती। कुछ टैरो में 16 का महत्व भी है, वो डार्क एनर्जी टैरो होते हैं जहां 16 आता है टोटल। किसी किसी टैरो के अंदर 88 कार्ड होते हैं, वहां पर ऐसा देखा जाता है, बट यूजुअली टैरो के अंदर 78 कार्ड होते हैं। अब ये जो 15 है हमारे पास में, इसका महत्व क्या है? यह है मून की कला। मून हर 15वें दिन पर अपने आप को बदल लेता है। जितनी भी पुरानी सिविलाइजेशंस हैं वो सन कैलेंडर को फॉलो नहीं करती, वो मून कैलेंडर को फॉलो करती हैं। ये पता है आप लोगों को कि जो हमारे पास मून कैलेंडर होता है, तिथि देखते हैं हम, हर सिद्धांत को मानने के लिए तिथि देखते हैं। और एंशिएंट जितनी भी साइंस है, स्टडी है, वो तिथि पर आधारित होती है, ये इंग्लिश सिस्टम वाली डेट सिस्टम पर आधारित नहीं होती। टैरो भी मून के कलाओं पर आधारित होकर काम करता है। ये आपके मन की स्थिति, आपके मेंटल की स्टेट, या आपके अननोन का, या आपकी साइकी इवैल्यूएशन भी करता है। आपको आपके अंदर के बहाव से जोड़ता है, आपके अंदर के वाटर एलिमेंट से कनेक्ट होकर काम करता है, आपके अंदर के जल तत्व से कनेक्ट होता है टैरो आपके साथ में। आपके इमोशन खराब हुए, टैरो की रीडिंग खराब। आपके इमोशन बैलेंस हुए, टैरो की रीडिंग सही। हमेशा ऑब्जर्व करना, जितनी भी मोडालिटीज हैं वैसे वो आपके मून एलिमेंट के साथ में एडहेयर करती हैं, अटैच करती हैं। एस्ट्रोलॉजी भी लोग करते हैं, हम उन्हें हमेशा कहते हैं कि अपना मून चेक करो, आज का ट्रांजिट के अंदर आपका मून कैसे चल रहा है। यदि स्टेबल है, स्टैटिक है, तो आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, नहीं तो आज प्रिडिक्शन मत करो, कल करना। मून का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। टैरो इज टोटली डिपेंडेंट ऑन मून। टैरो के एक इन्वेंटर का नाम आता है THOTH, थॉथ। वर्ल्ड में इसे थॉ भी कहते हैं, कई लोग थॉथ कह देते हैं, ऐसे बोलते हैं।
तो ये थॉ ने क्या किया था, इसे मानते हैं कि ये गॉड ऑफ टाइम था, इजिप्शियन लोगों के हिसाब से गॉड ऑफ टाइम था, और इसने मून की एनर्जी को समझा और वहां से कुछ क्रिएट करा, और वहां से टैरो का ओरिजिनेशन हुआ, ऐसा कहा जाता है इजिप्शियन स्टोरीज के हिसाब से। और हर सिविलाइजेशन के अंदर एक ऐसा गॉड रहा है जो टाइम का गॉड होता है, जिसे हम गॉड ऑफ टाइम कहते हैं, और उसने कोई ना कोई इन्वेंशन की होती है ऐसी। क्या हमारे वैदिक सिस्टम में भी ऐसे कोई गॉड है जिसने कुछ इन्वेंशन की हो? हमारे पास भी है कोई ऐसा गॉड जिसने ये सब बातों के बारे में कुछ बताया हो? है कोई आइडिया किसी को कि हमारे वैदिक सिस्टम में क्या किसी भगवान ने ऐसा कोई क्रिएटिविटी करी है जो कि प्रिडिक्शन में हेल्प कर दे? यस, नो, नहीं पता। महादेव। महादेव ने किस चीज का निर्माण किया था? चौसर का। चौसर का। और एक चीज और कहते हैं हमारे पास में कि चौसर का नाम चौसर नहीं था उस वक्त, ये आपको मोक्ष का रास्ता दिखाता था। तो एक पट था, पट मतलब शीट, जो मोक्ष का रास्ता दिखाता था आपको, तो इसका नाम पड़ा था संस्कृत में मोक्ष पटम, द शीट फॉर अल्टीमेट, जो आपको अल्टीमेट जर्नी तक पहुंचाता है। लिख लीजिएगा, काम आएगा। तो इंडियंस हमारे उस सिविलाइजेशन में बड़े पढ़े लिखे थे। हम लोग शुरू से पढ़े लिखे रहे हैं, ये कुछ पिछले कुछ सेंचुरीज में हमारे साथ कुछ हुआ, हम अपने आप को ही भूल गए, और हमने फिर अपनी जितनी सभ्यता थी उसकी आलोचना करते करते दूसरों से मांगना शुरू कर दिया कि तुम दे दो, तुम्हारे पास बेस्ट है। यदि हम अपना ध्यान करें, अपने सिविलाइजेशन को फोकस करें, तो हमारे पास बहुत कुछ है। मोक्ष पटन आज भी यूज करते हैं लोग, आज भी इस पे बेस प्रिडिक्शन करते हैं। आपने एक शुक ज्योतिष के बारे में सुना होगा, शुक ज्योतिष। अभी समझाता हूं, सबने सुना होगा। तोता देखा है? तोता पिंजरे में से निकालते हैं, कार्ड रीड कराते हैं, उसे शुक ज्योतिष कहते हैं। और हमारे पास में तोते को विष्णु का अवतार मानते थे। कहते हैं तोते का हार्ट चक्र बहुत प्योर होता है, ये जो प्रिडिक्शन करता है वो बहुत ऑनेस्ट होती है, बहुत बैलेंस्ड होती है। साथ ही साथ जो रीडर होता है उसकी एनर्जी कनेक्ट होती है इसके हार्ट चक्र से, तो जो प्रिडिक्शन ये लेके आता है वो बहुत ही प्योर होती है और वैलिड होती है, ऐसा कहा जाता है। तो जैसे हमने आपको बताया कि शिव ने मोक्षपटम का एक फॉर्मेशन किया था, ऐसे ही कहते हैं कि ज्योतिष की विद्या भी शिव ने सप्तऋषियों को दी थी, और सप्तऋषियों ने आगे से लेके गए थे। ज्योतिष की विद्या ब्रह्मा ने नारद को दी थी, और नारद ने सब तक पहुंचाई थी। दो कहानियां आती हैं इसके बारे में। तो ऐसा एक नरेशन, एक ऐसी स्टोरी हर सिविलाइजेशन में मिलती है कि कोई गॉड ऑफ टाइम आया होगा, कोई गॉड ऑफ टाइम रहा था जो टाइम देखना जानता था, और सब लोगों को यह सिखाया कि कोई विद्या के थ्रू कि आप अपने समय को कैसे देख सकते हो, आप अपनी नियति को कैसे पढ़ सकते हो, आप दुनिया में क्या करने आए हो, यह सीखना जरूरी है। यह सबको पता करने का अधिकार है कि वाई वी आर हियर इन दिस वर्ल्ड। आर वी हियर फॉर द प्लेजर ओनली, टू लिव, to reproduce, to create something like us and die? That is not the ultimate task. हमारा प्रयोजन क्या है दुनिया में आने का? संतानोत्पत्ति, ये सब कुछ शादी ब्याह, उसके बाद खत्म नहीं। हमारा अल्टीमेट जो गोल है, अल्टीमेट जो टास्क है, उसको जानने के लिए ज्योतिष या कोई भी ऐसी विद्या बनाई गई थी। टैरो भी उनमें से एक था। तो प्राइम जो हमारा टारगेट होता है टैरो को सीखने का, वो ये होता है अवेयरनेस, कि हम कैसे अवेयर हो सकते हैं किसी चीज को लेकर। टैरो में जो कार्ड होते हैं, कितने कार्ड थे? 78। केतु और शनि का इंपैक्ट बताया आपको, उनसे नंबर बना 15। मून की कलाओं के हिसाब से नंबर बना 15। हमारे पास में पंचदशी यंत्र, या इंग्लिश में बोलते हैं लॉशु ग्रिड, भी 15 पर आधारित होता है। जैसे हम यहां टैरो करते हैं, ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में लॉशु ग्रिड करते हैं, और उससे हम अपना प्रॉस्पेरिटी एंगल निकालते हैं। टैरो का भी जो बेसिक कंसेप्ट था वो ये था कि टू चेक द प्रॉस्पेरिटी,
कि व्हाट इज द लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, हमारी समृद्धि कितनी है, हम कितने समृद्ध हैं, ये जानने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम 15 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है नंबर 6। ये समृद्धि का ही नंबर होता है, इसे बोलते हैं नंबर ऑफ अष्टलक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी का अंक। इसमें 8 टाइप की लक्ष्मियां होती हैं। टैरो से आप अपनी पूरी समृद्धि की इंफॉर्मेशन जान सकते हो, क्या करना है, क्या नहीं हो पा रहा, क्या अटक रहा है, सब नॉलेज आप तक मिलेगी। टैरो कार्ड्स आपकी इंट्यूटिव स्किल्स पर बेस्ड होते हैं, या तो ये कंट्रोल होते हैं आपकी नाभि से या आपकी थर्ड आई से। मेंशन कर लेना अपने पास में कि टैरो की एनर्जी या तो कनेक्ट होती है आपकी थर्ड आई से या कनेक्ट होती है आपकी नाभि की ऊर्जा से। ये 2 जगह होती हैं हमारे पास जहां ब्रेन पाया जाता है। एक होता है हमारा फिजिकल ब्रेन और एक होता है हमारा स्पिरिचुअल ब्रेन। स्पिरिचुअल ब्रेन हमारा नाभि पर होता है। ऐसा कैसे? ये कैसे हुआ कि हमारा स्पिरिचुअल ब्रेन नाभि पर होता है? जब हम अपनी माता के गर्भ में होते हैं तो हम कहां से सोचते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड से। खाना कहां से खाते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड से। हमारी सारी जितनी एक्टिविटीज होती हैं कहां से होती हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड से। और अम्बलाइकस या अम्बिलिकल कॉर्ड से जो आपका पहला कॉर्ड कनेक्शन होता है वो सारा परफॉर्मेंस करता है आपके लिए। तो आप बेसिकली कहां से सोच रहे होते हो उस वक्त? अपनी माता के थ्रू, उस कॉर्ड से। तो हमारा अल्टीमेट कॉर्ड कनेक्शन नाभि के थ्रू होता है, तो हमारा ब्रेन डेवलपमेंट पहला नाभि से ही स्टार्ट होता है। जो सोच आती है पहली वो हमारी माता के थ्रू नाभि से आती है क्रिएट होके। हमारी अपनी सोच नहीं होती, फॉर श्योर हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं पास्ट लाइफ के जो हमारे साथ में होते हैं, प्लस हमारी माता की मेंटेलिटी होती है जो सोच रही होती है। जैसा उनके आसपास परिवेश होता है हम वैसा ही सोचते हैं। तो आपके पास टैरो की एनर्जी आपके नाभि से या थर्ड आई से गवर्न होती है। यदि आपकी नेवल अपसेट है, आपका मूड खराब है, आप एंगर फील कर रहे हो, आप एंग्विश फील कर रहे हो, रिप्रेशन डिप्रेशन फील कर रहे हो, नाभि स्टेबल नहीं है, थर्ड आई स्टेबल नहीं है, अब रीडिंग सही नहीं आएगी, रीडिंग मैनिपुलेट हो जाएगी। जब भी कभी अट्यूनमेंट करना हो, रीडिंग करनी हो, गाइडेंस देना हो या कहीं किसी को कुछ बताना हो, अपनी नाभि और अपना दिमाग दोनों स्टेबल रखना। खाना कम खाना ताकि नाभि स्थिर रहे, ज्यादा मौज मस्ती मत आना ताकि नाभि स्थिर रहे। अगर नाभि स्थिर रहती है लोगों की, पेट स्थिर रहता है, पेट का ऊपर वाला हिस्सा स्थिर रहता है, दिमाग स्थिर रहता है। तभी मैक्सिमम योग करने वाले लोग खाना कम खाते हैं, पेट की क्रियाएं करते हैं, नाभि के ऊपर और नाभि के नीचे ऊर्जा बनाए रखते हैं। हीलर्स उन्हें हील करते हैं उस एरिया को, नेवल से ऊपर और नेवल से नीचे। ये पूरी साइंस है, ये लॉजिकल साइंस है और इसी बात पर आधारित है। अब इससे टैरो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। कार्ड्स आपकी एनर्जी को डिटेक्ट करते हैं, कार्ड्स आपकी एनर्जी के हिसाब से आंसर देते हैं। अगर मान लो कोई इंसान हमारे पास पहली बार आया क्वेश्चन पूछने के लिए, सर ये क्वेश्चन है इसका आंसर दे दीजिए, मैंने उसके लिए कार्ड ओपन करे। अब कार्ड ओपन करते उसका एक आंसर निकला, मैंने उस आंसर को नरेट करा, इंसान आंसर लेके चला गया। अब घर जाकर उसे लालच आया या उसे डर लगा कि मैं ये आंसर जो लेके आया हूं मुझे दोबारा जानना है। लालच या डर दोनों के कारण से हो सकता है। अब वो दोबारा मेरे पास आया, अब उसकी अम्लाइकस की एनर्जी सेम है, डिफरेंट हो चुकी है? डिफरेंट, उसकी सेम एनर्जी नहीं है। तो अब जो टैरो आंसर देगा क्या सेम देगा या डिफरेंट देगा? और आंसर जो आएगा वो स्टैटिक होगा या अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल होगा, क्योंकि ये इंसान अब अपनी एनर्जी खराब करके आया है। पहली बार फेथ था, अगली बार या तो ग्रीफ है या सॉरो है या फियर है या कुछ भी, ग्रीड वगैरह जो भी चीज है। अब आंसर स्टैटिक नहीं है, आंसर अनस्टेबल है। तो हम टैरो खोलते वक्त पहले बता देते हैं कि आपने जो प्रश्न पूछना है आप 6 महीने के बाद इसे रिपीट कर सकते हो, सेम क्वेश्चन को। 6 महीने के अंतराल तक आपका प्रश्न सेम नहीं होना चाहिए। ज्योतिष में करंट इवेंट जानने के लिए
हम एक मेथड यूज करते हैं, उसे कहते हैं हॉररी, प्रश्न शास्त्र। सुना है सबने प्रश्न शास्त्र? कई ज्योतिषी प्रश्न शास्त्र को या प्रश्न कुंडली को लग्न कुंडली से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो हम उसके टाइम को एग्जैक्टनेस में कैलकुलेट नहीं कर पाते। शुरुआती दौर में बच्चे की ऊर्जा देखकर ऋषि मुनि बताते देते थे कि माता के गर्भ में बच्चा स्थापित हो चुका, और उसे कहते थे टाइम ऑफ बर्थ। उसके बाद में ऐसा युग आया जब बच्चे की मूवमेंट महसूस करती थी माता, या हार्ट बीट महसूस होनी शुरू हो जाए, तो हम कहते थे बच्चे का जन्म हो चुका। मेंटल एक्टिविटी शुरू हो जाए तो बच्चे का जन्म हो चुका। फिर ऐसा युग आया कि बच्चा डिलीवर हो जाए तो उसका जन्म हो गया। फिर एक फाइनल कंसेप्ट आई कि बच्चे की जब अम्बिलिकल कॉर्ड हम कट कर देते हैं तब उससे हम मानते हैं बच्चे का जन्म, टाइम ऑफ बर्थ। अब टाइम ऑफ बर्थ के जो प्रिंसिपल हैं वो इतने सारे बन गए, सही कौन सा है ये कहना बहुत मुश्किल है। अब के लिए हम मानते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड को जब हम क्लिप कर देते हैं तो वहां से होता है टाइम ऑफ बर्थ स्टार्ट। पर अगर इसमें जरा सा डिले हुआ या ऊपर नीचे कुछ दिक्कत आ गई, किसी ने नोट नहीं किया, तो अब आपके पास टाइम ऑफ बर्थ श्योर नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। जब मेरे पास कोई प्रश्न पूछने आया, मैंने घड़ी देखी, इस वक्त का जो समय हुआ है मैंने उसे ले लिया, जो तारीख है वो ले ली, जिस जगह मैं बैठा हूं मुझे प्रश्न मिला है मैंने वो जगह ले ली। अब मैंने क्वेश्चन का टाइम ऑफ बर्थ लिया, व्यक्ति का नहीं, प्रश्न का टाइम ऑफ बर्थ लिया। तो इस पर बेस्ड होता है प्रश्न शास्त्र कि आपने क्वेश्चन के जन्म का समय ले लिया। टैरो भी हमारे पास हॉररी सेगमेंट में डील करता है, प्रश्न में डील करता है। ये आपको करंट की इंफॉर्मेशन देता है, जो अब चल रहा है फेज उसके बारे में बताएगा, जो अब आप हो उसके बारे में बताएगा, जो आपने क्वेश्चन किया है उसके बारे में बताएगा, जो भी प्रश्न में आपने इंक्लूड किया है उसके बारे में बताएगा। हो सकता है आपका प्रश्न पास्ट का हो, पास्ट लाइफ का हो, फ्यूचर का हो, किसी भी चीज का हो, आपका टैरो उस वक्त की इंफॉर्मेशन आपको देता है। दैट इज नोन एज टैरो आर्ट। इसे हम टैरो का सिद्धांत कहते हैं कि टैरो हमारे पास काम कैसे करता है। जितने भी ऑकल्ट के मोड हैं आजकल, ये ऑकल्ट साइंस वाले जितने प्रैक्टिस करते हैं, वो आपको बेसिकली प्रश्न शास्त्र से ही उत्तर दे रहे हैं। लिख लीजिएगा इस बात को कि ये प्रश्न शास्त्र का जो आर्ट होता है यही हमारे पास टैरो का सिद्धांत होता है, हम इसे फॉलो करते हैं। लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए। जब आप टैरो की जर्नी स्टार्ट करें तो मैंने आपको सलाह दी कि आपको एक लेवल का अट्यूनमेंट लेना मैंडेटरी है, जरूरी होता है, नहीं तो एनर्जी आपकी अप डाउन में चली जाती है। साथ ही साथ जब आप टैरो जैसी चीज का अध्ययन करते हैं तो आपको रेगुलर मेडिटेशन करना चाहिए। आप हीलिंग कर रहे हो, आप टैरो कर रहे हो, आप ऑकल्ट कर रहे हो, कोई सी भी, आप एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी कुछ भी कर रहे हो, आपको साथ में मेडिटेशन जरूर अटैच करना चाहिए, नहीं तो आपकी एनर्जी अनस्टेबल रहती है। यदि आप अपनी स्टेबिलिटी लूज कर गए तो आगे चलकर आप कभी स्टेबल प्रेडिक्शन नहीं दे पाओगे, आपके खुद के अंदर दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो मेरा ये सलाह है कि मेडिटेशन जरूर करना डेली के डेली। आप में से कई लोगों ने पूछा कि टैरो करें, न्यूमरोलॉजी करें, एस्ट्रोलॉजी करें, बेहतर कौन सी है? अब इसका आंसर देता हूं। एस्ट्रोलॉजी के अंदर कैलकुलेशन बहुत टीडियस है और बहुत सारी होती है, न्यूमरोलॉजी के अंदर थोड़ी कम होती है, बट टैरो के अंदर बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं होती, यहां प्रिडिक्शन और गाइडेंस बेस्ड काम चलता है। अब यही यहां की गलती का कारण भी है, यही यहां के बेनिफिट का कारण भी है, क्योंकि एक वर्ड मैं बार बार यूज करता हूं अपने सेशंस के अंदर कि एक पॉइंट होता है इल्यूजन और एक पॉइंट होता है इंट्यूशन। अब इसके बीच में सेग्रीगेशन बहुत कम लोगों को आता है कि हमें इंट्यूशन हो रही है या इल्यूशन हो रहा है। हमारे पास में इल्यूजन और इंट्यूशन को यदि सेग्रीगेट करने का, अलग अलग करने का तरीका नहीं है, तो हम जिंदगी में प्रिडिक्शन है या सिर्फ एक विजन है उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। टैरो के साथ में
हमारे पास में हमें मेडिटेशन करना चाहिए ताकि इल्यूजन और इंट्यूशन वाला काम क्लियर रहे, आपका दिमाग भटकेगा नहीं। जब शांत करना चाहते हो शांत होकर प्रिडिक्शन देगा आपको। नहीं तो ये जो डीप उतरने की कला है ना, ये सिर्फ बातों में रह जाती है, इंसान उतर नहीं पाता। तो आपको अपना एक व्यवहार, अपना एक डिसिप्लिन बना के रखना पड़ेगा। टैरो की रीडिंग करते वक्त याद रखना है, कभी जेंडर बेस्ड नहीं होते, ये कास्ट, क्रीड, कलर बेस्ड नहीं होते, ये सबके लिए एक सी रीडिंग देते हैं। टैरो कार्ड के अंदर अपर पार्ट में नाम मिलेगा आपको टैरो का, जिस कार्ड की हम बात कर रहे हैं। बीच में उसका आकृति, सिंबल, स्ट्रक्चर सब कुछ मिलेगा, और टैरो के नीचे एक नंबर लिखा मिलेगा, न्यूमरोलॉजिकल नंबर। ये 3 पार्ट होते हैं टैरो के। इन तीनों की ही प्रिडिक्शन की जाती है। नाम के हिसाब से भी काम होता है, इस पिक्चर के हिसाब से भी होता है, और नीचे जो आखिर में लिखा है उसके हिसाब से भी होता है। नीचे वाला और ऊपर वाला बेसिक कैरेक्टर को बताते हैं, बीच वाला पार्ट प्रिडिक्शन पार्ट को बताता है। ये एलिमेंट को बता रहा है, ये इस एलिमेंट की टेंडेंसी को बता रहा है, और अंदर वाला पार्ट इन दोनों के अलावा एक प्रेजेंटनेस को बता रहा है, क्या कंडीशन चल रही है। तो अपर पार्ट में टैरो के एक सटल वैल्यू होती है, लोअर पार्ट में एक सटल वैल्यू होती है, बीच में एग्जैक्ट वैल्यू होती है, एक्यूरेट वैल्यू होती है। तो टैरो जो होता है इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करके रीडिंग करते हैं। अब जब आप टैरो करोगे तो आपको बहुत सारी बातें और बताऊंगा, अभी धीरे धीरे चलेंगे उसकी तरफ को। पर टैरो करने के कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं। टैरो के लिए डेक कौन सा सिलेक्ट करें? मैंने आपको रेडियंस कार्ड बोले हैं राइडर-वेट के, क्योंकि इनकी एनर्जी अच्छी है, वो मैं पढ़ाऊंगा इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। बट हर इंसान का डेक अलग अलग होता है। आप अपने हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से मल्टीपल डेक भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी डेक ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ये किसी के कहने से नहीं होता, क्योंकि मैंने पढ़ाना है इसलिए मैंने बोला है आपको, यहां मैं पढ़ाऊंगा तो मैं इसलिए बोल के चल रहा हूं। अदरवाइज आप जब कभी रीडिंग करेंगे तो आप जो मर्जी डेक ले लेंगे। ये रेडियंट राइडर वेट कहलाता है, इसे रेडियंट राइडर वेट बोलते हैं। अमेजन वगैरह पे ये अवेलेबल है इजीली। आपको ना समझ में आए तो हमारे एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस सेट पे एनर्जी अलग लेवल की चलती है, इसकी एनर्जी को देखते वक्त आपको डलनेस महसूस नहीं होती, बाकी राइडर वेट में कभी कभी डलनेस महसूस होती है। हमारे नोट्स के अंदर आपको फोटो मिलेंगी, आपको अगले सेशन से, कल से आपको फोटोज वगैरह दूंगा, नोट्स दूंगा, ताकि आपको क्लैरिटी मेंटेन हो कौन सा कार्ड क्या है। टैरो को रीड करने का कोई पैटर्न नहीं होता, टैरो को रीड करने का कोई तरीका नहीं होता। कुछ इंफॉर्मेशन आपको नोट्स में मिलेगी जो टैरो के अंदर छुपी हुई है, बट उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कुछ इंफॉर्मेशन जो कार्ड के अंदर कभी कभी हिडन होती है, वो आप तक नहीं पहुंच पाती। अब आप जितने बैलेंस रहते हो, वेल रेड रहते हो, टैरो पढ़ने में हेल्प मिलती है। इन कार्ड्स के अंदर बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे चीजें छुपी होती हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने इस कार्ड को लेके आऊं तो आपको दिख रहा है पेज, पेंटिकल्स का पेज दिख रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल। अगर आप इसके कपड़े को देखो, आप इसके जूते देखो, ड्रेस देखो, इसका फेस देखो, इसके आसपास का माहौल देखो, तो आपको एक एरा दिखाई दे रहा होगा, एक टाइमलाइन दिखाई दे रही होगी। ये टाइमलाइन के बेस पे कार्ड बनते हैं, पर इनकी प्रिडिक्शन जो होती है वो इस टाइमलाइन के बेस पे नहीं की जाती। इनके कपड़ों के अंदर एक मीनिंग भी होता है, हम उस मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको वेल रेड होना जरूरी है कि ये कपड़े, ये माहौल, ये रहन सहन, ये मार्क, ये सील किसको दिखा रहे हैं, तो वहां आपकी एजुकेशन काम आएगी। साथ ही साथ इनके पीछे एक हिडन मोटिव होता है, वो हम आपको हिडन मीनिंग बताएंगे, मोटिव बताएंगे, वो वहां से आपके पास में एनर्जी का इंफॉर्मेशन आएगा। राइडर वेड अपने आप में काफी गहरे कार्ड हैं, बहुत ही एग्जैक्ट रीडिंग दिखाते हैं, बहुत ही प्रिसाइज क्रिस्प रीडिंग दिखाते हैं। राइडर वेड ऐसे कार्ड नहीं है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। हम 2 कार्ड में डीलिंग करना सिखाएंगे आपको, अभी के लिए मैं सिखा रहा हूं आपको राइडर वेड, आगे चल के पढ़ाऊंगा आपको ओशोजेन, और फिर एक और थर्ड लेवल आएगा जहां मैं राइडर वेड और ओशोजेन का कंपैरिजन सिखाऊंगा, दोनों के बीच में कंपैरिजन कैसे करते हैं। तो हमारे पास 3 लेवल पढ़ाए जाते हैं। राइडर वेड कार्ड्स स्टार्टिंग में इनिशियल फॉल लेवल पर काफी अच्छे कहे जाते हैं। इनको लेकर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो
टैरो के अंदर, और इन कार्ड्स को इजीली कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती। बट मैं बार बार बोल रहा हूं, इन कार्ड्स को लेकर मेडिटेशन करना पड़ता है। अब कुछ बातें हैं, टेक्निकल बातें, जरा बहुत बता रहा हूं, अगले क्लास में कल से स्टार्ट करूंगा अपना पढ़ाना, राइट डेविड का डिस्क्रिप्शन देना, बट मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। कोई भी टैरो कार्ड दो हिस्से में डिवाइडेड होता है, एक होता है माइनर आर्काना और एक होता है मेजर आर्काना। मेजर आर्काना और माइनर आर्काना। अब ये आर्काना वर्ड है, इसे अर्चना मत पढ़ लेना कि माइनर अर्चना और मेजर अर्चना। कई बच्चों ने मेरे अर्चना पढ़ लिया था, तो भगवान के लिए आर्काना है, इसकी अर्चना नहीं करनी है। हाँ, पूजा अर्चना करनी है, वो बात अलग है, पर इसकी अर्चना नहीं कर देनी। आर्काना का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय आर्काना? ये लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट डू यू मीन बाय आर्काना? ये आर्कानम वर्ड से आया है। वेरी गुड। हिडन, सीक्रेट, नेवर डिस्क्लोज्ड, नेवर रिवील्ड, इसका मीनिंग होता है हिडन, सीक्रेट। एक लाइफ का होता है हमारे पास, एक मिस्टीरियस पार्ट होता है हिडन, और एक ऐसा मिस्टीरियस पार्ट होता है जो कि नॉन हिडन होता है। टैरो हमेशा हिडन पार्ट के बारे में बात करते हैं, और वहां भी एक मेजर पार्ट होता है, एक माइनर पार्ट होता है। तो इस मेजर और माइनर प्रिडिक्शन करने के लिए, समय को माइनर में या समय को मेजर पार्ट में डिस्क्राइब करने के लिए, हम आर्काना यूज करते हैं। मेजर आर्काना मेजर पार्ट के लिए, माइनर आर्काना माइनर पार्ट के लिए। मेजर आर्काना मेजर इवेंट्स के लिए, माइनर आर्काना माइनर इवेंट्स के लिए। तो हम इस मेथड से अननोन की प्रिडिक्शन करते हैं। किसकी प्रिडिक्शन करते हैं? अननोन की। अब आपको पता होगा कि मेजर आर्काना में कितने कार्ड्स होते हैं और माइनर आर्काना में कितने कार्ड्स होते हैं। किसी को पता है? बताओ कि मेजर आर्काना में कितने कार्ड्स होते हैं और माइनर आर्काना में कितने कार्ड्स होते हैं। बताए तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं, पढ़ ही लेंगे हमारे पास तो पढ़ना ही हमने। मेजर आर्काना में होते हैं 22 कार्ड और माइनर में होते हैं 56 कार्ड्स। मेजर आर्काना में होते हैं 22 कार्ड्स और माइनर में होते हैं 56 कार्ड्स। ध्यान से, अगर किसी ने कभी फोकस किया हो, या मेरे पास फोकस करने वाले थोड़े बच्चे बैठे हैं न्यूमरोलॉजी वाले, माइनर आर्कान का टोटल कितना आ रहा है? 11, और मेजर का 22। दोनों मास्टर नंबर है। कभी सोच के देखना इस बारे में। दोनों के दोनों ही आपको कहीं ना कहीं प्रिडिक्शन दे रहे हैं। 11 नंबर माइनर है, मास्टर है। 22 नंबर मेजर है, मास्टर है। दोनों के दोनों आपके कहीं ना कहीं आपको ऐसी गाइडेंस दे रहे होते हैं। अगर आप मेजर आर्काना की बात करो तो वहां 22 नंबर है, वहां मून इन्फ्लुएंस है, वहां राहु का इफेक्ट है। 22 को हम डबल मून करेक्टर कहते हैं। 22 को डबल मून करेक्टर कहते हैं। और 22 से क्या बनता है हमारे पास? राहु नंबर। किसी के मेंटल का बैलेंस, किसी की लाइफ की जर्नी और उसकी लाइफ का बैलेंस इस तरीके से निकाला जाता है। ये मून राहु नंबर से कई लोग इसे नरेट करते हैं, ऐसे इसकी नरेशन मिलती है। 22 नंबर आपके ड्रीम का पाथ भी होता है कि आपकी जिंदगी एक सपना है, यह सपना कहां से शुरू होगा और कहां ओवर होगा। ये स्टार्ट टू एंड, इसे जर्नी ऑफ फूल कहते हैं। इसे जर्नी ऑफ फूल कहते हैं। 0 से स्टार्ट होती है, 22 पे कंप्लीट हो जाती है। नोट कर लो, आराम से नोट कर लो। वैसे वीडियो मिलेगा, आगे भी सारे मिलेंगे, अगर कुछ रह भी जाए तो मिलेगा मामला, ऐसा नहीं छूट जाएगा। तो हमारे पास में फूल की जर्नी है 0 से लेके 22 तक की, और हम सभी फूल हैं। हम सबकी जर्नी है ये हमारे 0 से स्टार्ट करने को और 22 तक पहुंचने को हम कहते हैं मेजर आर्काना का पाथ। मेजर आर्काना, मेजर अर्चना नहीं करना किसी ने, ओके। तो ये मेजर आर्काना हमारे पास 22 नंबर से क्रिएट होता है। अब माइनर को हम किससे क्रिएट कर रहे हैं यहां पर? 56 से। अब 56 क्या होता है, ये क्यों? चलो 22 का तो कुछ समझ में आया कि 22 का मैंने बता दिया कि फूल की जर्नी है यहां से लेके वहां तक की। अब ये जो 56 कार्ड हैं ये क्या बता रहे हैं?
इसमें हमारे पास 4 अलग अलग सूट्स होते हैं। पता है आपको एक सूट्स के बारे में? मैं बता देता हूं आपको। आपके पास कितने एलिमेंट होते हैं हमारे पास? वॉन्ड, सॉर्ड, पेंटिकल, वॉन्ड, सॉर्ड, पेंटिकल, कप, और भी कुछ होता है? 4 एलिमेंट होते हैं, 5 होते हैं? एलिमेंट 5 होते हैं, पर यहां तो 4 आ रहे हैं। यहां वॉन्ड आया, सॉर्ड आई, कप आया, पेंटिकल आया। ये पांचों एलिमेंट कहां चला गया? स्पेस एलिमेंट मिसिंग है यहां पर। स्पेस एलिमेंट आपका मेजर आर्काना से देखते हैं। स्पेस एलिमेंट मेजर आर्काना से आता है, बाकी 4 एलिमेंट माइनर आर्काना से आते हैं। स्पेस एलिमेंट आपका मेजर आर्काना कार्ड दिखाते हैं और माइनर एलिमेंट आपका बाकी आपके एलिमेंट्स को दिखाता है, माइनर आर्काना। अभी बात करेंगे इनके एलिमेंट सारे, बताऊंगा कि हमारे पास कौन सा कार्ड किस एलिमेंट को दिखाता है, कौन सा इंडिकेटिव मार्क है और उससे होता क्या है। ये सारी कहानी भी चलेगी। आज बता रहा हूं केवल कि ये होता क्या है। जो लोग नए हैं अभी जानते नहीं है, तो इसमें हम उनको अभी बताएंगे धीरे धीरे काम। आप कभी गौर से देखना कि कार्ड की शुरुआत जो होती है हमारे पास माइनर आर्काना में, कहां से होती है? पहला कार्ड क्या होता है माइनर आर्काना का? एस, एस, एकम, इक्का, ऐसे बोलते हैं ना, ये लैंग्वेजेस में हम ये यूज करते हैं। और फाइनल कार्ड क्या होता है हमारे पास? किंग, द माइटी, द प्रॉस्परस। तो आपके एक बनने से लेके आपके माइटी बनने तक का पूरा जर्नी का एक पैटर्न है, जिन्हें हम कितने कार्ड में दिखाते हैं? माइनर आर्काना में कितने कार्ड्स होते हैं? हर एक डेक में कितने कार्ड होते हैं? 14। 14 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 56। अब यहां भी एक नंबर आ गया, यहां 14 आ गया। अब ये क्या मुसीबत है? अगर आपने ध्यान से कैलकुलेट करा हो तो 15वीं तिथि को हम क्या कहते हैं? या तो पूर्णिमा या अमावस्या। तो पूर्ण होने से पहले पहले के सारे फेजेस ही तो माइनर आर्काना है। माइनर आर्काना क्या होता है बेसिकली? कि आपका पूर्ण होने का फेज तो मेजर से पता लग जाएगा, पर उससे पहले, पूर्ण होने से पहले पहले का जो अंतराल होता है, वो जो जर्नी होती है, एक कार्ड की जर्नी कैसे चलती है, किसी व्यक्ति की जर्नी कैसे चलती है पूर्ण होने तक, हम उसको स्पैन्स को डील करते हैं। या तो कोई अग्नि तत्व से मूव करता है, कोई जल तत्व से मूव करता है, कोई पृथ्वी से मूव करता है, कोई वायु से मूव करता है। ये इंसान की टेंडेंसी बनती है। तो 4 ही टेंडेंसी होती है इंसान के पास: अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। स्पेस टेंडेंसी तो उससे तो आप रिलीज करते हो, आप मूव नहीं करते हो। स्पेस टेंडेंसी से आप मूव नहीं करते हो, आप अल्टीमेट तक पहुंच जाते हो। हमारे पास में माइनर आर्काना कार्ड आपके 4 फेजेस को दिखाते हैं कि आपके 4 टाइप के किस तरीके के एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट की जर्नी कैसी कैसी होती है। तो ये 14 कार्ड सिस्टम आपको एनर्जी की जर्नी दिखाता है। एनर्जी का बैलेंस कैसे हुआ, एनर्जी मिनिमम कैसे हुई, एनर्जी मैक्सिमाइज कैसे हुई, एनर्जी ग्राउंडेड कैसे हुई। ये टोटल जर्नी का डिस्क्रिप्शन है। एनर्जी की जर्नी लिख सकते हैं अपने पास में, लिखना चाहे लिख सकते हैं। इन सभी कार्ड्स के अंदर यदि आप देखेंगे तो आपका नंबर बन रहा है 14 और 14 से 5 नंबर क्या दिखाता है? 5 नंबर किस चीज का प्रतीक होता है, किस चीज का इंडिकेटर है? बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट बैठे हैं मेरे पास में। ट्रू। 5 नंबर प्रॉस्पेरिटी का भी है
5 नंबर मूवमेंट का भी है, 5 नंबर अपना अचीवमेंट का नंबर भी है, 5 नंबर आपका एक बैलेंस का भी है। तो यहां ये सारे नरेशन आते हैं कि माइनर आर्काना आपको किस बारे में इंडिकेशन देता है, इन सभी के बारे में इंडिकेशन देता है। ये केवल आपका फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है, ये आपका बैलेंस बनाने का स्टेटस है कि आप बैलेंस कैसे बनाते हो, अंदर और बाहर दोनों के बैलेंस के बारे में। आपके कार्ड का प्रिडिक्शन आपको हम बताएंगे कि कार्ड में कैसे कैसे उनका ऑरा होता है, उनके साथ में कब कब एक बादल आके खड़ा होगा, कब एक हाथ ने सॉर्ड को पकड़ा होगा, उसका मीनिंग क्या होता है, कब एक वॉन्ड आएगी, फिर वॉन्ड किसके हाथ में है, उसका मीनिंग क्या होता है। ये सभी हम अभी बातें करेंगे कि हमारे पास में इन कार्ड का एक पर्सपेक्टिव क्या होता है। यदि आप मान लो मैं कार्ड यहां पर निकालता हूं, आप ध्यान से देखना, ये कार्ड, इसे कहते हैं एस ऑफ कप, दिखाई दे रहा है सबको। इसका कलर क्या है, ब्लू। इसमें एक कार्ड बना हुआ है, ये सेगमेंट अंदर का इनर सेगमेंट कार्ड बना हुआ है, उसके ऊपर एक पिक्चर बनी हुई है, कार्ड के ऊपर पिक्चर बनी हुई है, वहां कलर है ब्लू, नीचे है व्हाइट, फिर है ब्लू, ग्रीन कलर के कुछ कलर के पैचेस हमारे पास में है, जो कि एक लोटस के पेटल्स का अपीयरेंस है या बेस का अपीयरेंस है, और ऊपर एक हैंड लाइक स्ट्रक्चर है, यहां से वाटरफॉल हो रहा है, एक कप है हमारे पास में, उस पे एम लिखा हुआ है, उसके ऊपर प्लस है, और उसके ऊपर एक डव बना हुआ है, जो डव इसके अंदर एंटर कर रहा है। अगर मैं नरेशन ना दूं आपको इस कार्ड की, और मैं आपसे वैसे ही पूछूं जिन्हें टैरो नहीं आता, ये फोटो देखकर कैसा फील आ रहा है आपको? नरेशन मिल जाएगी, मैं खुद ही दूंगा आपको नरेशन। इस कार्ड को देखकर कैसा फील हो रहा है, लिख के बताओ, क्या महसूस हो रहा है आपको? वाटर इमोशंस, वाटर इमोशंस, वेरी गुड, वेरी गुड। एक एक अच्छी एनर्जी, अच्छी एनर्जी, और इमोशनल ओवरफ्लो, वेरी गुड, इमोशंस का बाहर निकलना, वेरी गुड, और न्यूनेस, हैप्पीनेस, न्यू बिगिनिंग, वेरी गुड। अभी आपने देखा आपको टैरो नहीं आता अभी, और इतने सारे वर्ड्स आपके पास में, हो सकता है आपको आता भी हो, आपने भी इस टैरो का मतलब नहीं फाइंड किया, बट आपने ऑरा रीड कर लिया। कार्ड के अंदर पहली चीज हम यही करते हैं, एलिमेंट रीड करते हैं। एकदम से कार्ड का ऑरा रीड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, कि कार्ड के अंदर प्रिडिक्शन क्या आती है, वो स्टोरी लाइनअप बनता है, उससे हम डिसाइड करते हैं। पर आपने अभी देखा कि आपको इस कार्ड को देखकर एक अच्छी एनर्जी फील हुई, ये वाटर कार्ड है, ये कार्ड ऑफ कप है हमारे पास, इसे वाटर कार्ड कहते हैं, ये आपके इमोशनल स्टेट दिखाता है। प्लस जो ये हाथ कप के अंदर कुछ भर रहा है, अब पता नहीं है हाथ भर रहा है या इस कप के अंदर की क्वालिटी है, या दोनों के दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो यहां से कुछ भर के बाहर गिर रहा है। अगर आप ध्यान से इसको देखो तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कोई किसी की हीलिंग कर रहा है? यदि मैं इस कार्ड को ऐसे घुमा दूं या इस कार्ड को ऐसे घुमा दूं, तो आपको लगता नहीं यहां हीलिंग हो रही है? या इस कार्ड को पूरा ऐसे प्लेस कर दूं तो आपको और क्या नजर आता है? ये रिवर्स कार्ड फॉर्मेशन होती है, कई लोग रिवर्स कार्ड रीडिंग भी करते हैं ना, टैरो का रिवर्स करते हैं। आप ध्यान से अगर इस कार्ड को देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई कुछ पहुंचा रहा है किसी तक, हाथ से कुछ निकल रहा है और किसी तक कुछ पहुंच रहा है। इसे हीलिंग कार्ड कहते हैं, इसे हीलर्स कार्ड कहते हैं। हर कार्ड में ऐसे एलिमेंट छुपे होते हैं। अब अगर मैं यहां से इस कार्ड को उल्टा करके ऐसे कर दूं आपके सामने, सॉरी ऐसे कर दूं इसके कार्ड को आपके सामने, तो ये कार्ड क्या प्रिडिक्शन करेगा? अब ये डव नीचे आ गया। अब ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान इस कप को इस डव के ऊपर रख रहा है। दिख रहा है आपको? मैंने इनवर्स कार्ड कर दिया, आपको कैसा फील हो रहा है इस कार्ड को देखकर? ये पूरी उल्टी प्रिडिक्शन हो गई इस वक्त। यहां किसी की एनर्जी को लॉक करा जा रहा है, कैप्चर करा जा रहा है। कार्ड ऐसे था तो एनर्जी फ्लो कर रही थी,
कार्ड ऐसे हुआ तो एनर्जी लॉक हो गई। गेटिंग माय पॉइंट? हम कार्ड को देखकर अभी एलिमेंट को देख रहे हैं, हमने एनर्जी नहीं देखी, नहीं फालतू कुछ डिटेल नहीं करनी, इसका मीनिंग ये होता है वो होता है, सब करेंगे। पर कार्ड को देखकर हमें क्या क्या समझ में आया कि इसके अंदर के एलिमेंट्स क्या क्या बोल रहे हैं, और उसके थ्रू हमारे पास क्या प्रिडिक्शन आ रही है। गहरी जानकारी नहीं है, एक सुपरफिशियल जानकारी है। ये रिवर्स कार्ड था, ये एक अपराइट कार्ड था। इन दोनों के प्रिडिक्शन में बिल्कुल उलट का डिफरेंस आ गया। यहां पोजेशन है, यहां लिबर्टी है, यहां रिलीज है। दिखाई दे रहा है सबको? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? क्लियर? तो हम किसी टैरो को एनालाइज करते हुए ये दोनों कहानियां जान सकते हैं कि हमारे पास अपराइट कार्ड क्या कहता है, रिवर्स कार्ड क्या कहता है, और उसके अंदर के एलिमेंट क्या कहते हैं। स्टार्टिंग में आप उसके एनर्जी को शायद ना समझ पाओ, बट जो एलिमेंट ऊपर बने हुए हैं उन्हें ही देखकर आप प्रिडिक्शन करोगे। नोट्स के अंदर आपके पास में सारी इंफॉर्मेशन मिली हुई है, एलिमेंटल इंफॉर्मेशन, कि कार्ड किस टाइप के होते हैं, क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे आपसे माइनर आर्काना के बारे में। माइनर आर्काना किस किस एलिमेंट पे काम करता है? फायर, वाटर, एयर, अर्थ। इन्हें हम कहते हैं स्यूट कार्ड्स, कोर्ट कार्ड्स। स्यूट कार्ड्स कई लोग कहते हैं, कई लोग इन्हें कोर्ट कार्ड्स कहते हैं, क्योंकि 4 स्यूट्स होते हैं हमारे पास यहां पर, और हमारे पास कोर्ट कार्ड्स भी कहते हैं इनको। अब ये सारी बातें अभी हम थोड़े दिनों के अंदर आपके पास करने वाले हैं। मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं एक, ध्यान से देखना जरा। इन माइनर आर्काना को हम पिप कार्ड्स भी कहते हैं। ये देखो, बेसिकली हम यहां जर्नी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां जर्नी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये देखो आगे वाली जर्नी, ये पूरी जर्नी होती है स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट 1, नंबर 1 से लेके नंबर किंग तक की जर्नी, 14 तक की जर्नी। आप कभी भी कार्ड रीडिंग करोगे, इनिशियली ऐसा हो सकता है कि आप उसमें एलिमेंट स्टडी करो। यहां किंग है, यहां क्वीन है, सॉर्ड अप है, सॉर्ड डाउन है। पॉइंट बताएंगे आपको कि सॉर्ड अप का मतलब क्या होता है, डाउन का मतलब क्या होता है, किंग अगर ऐसे बैठा है तो मीनिंग क्या है, किंग अगर आगे को झुके बैठा है तो मीनिंग क्या है। ये सब आपको बताएंगे। स्टार्टिंग में शायद टैरो रीडिंग आपकी ऐसी ही हो कि आप गाइडलाइन के ऊपर मूव करो। कई लोग ऐसे ही रीडिंग करते हैं, कोई बात नहीं। शुरू शुरू में ऐसी ही रीडिंग की जाती है, शुरुआत ऐसी होती है, बट धीरे धीरे कार्ड्स की एनर्जी आपको मिलती जाएगी, आप कनेक्ट हो जाओगे इसकी एनर्जी से। फिर आप इनके पीछे छुपा मैसेज भी पढ़ पाओगे। वो ग्रेजुअल फिनोमेना है, उसके ऊपर अभी नहीं आ रहे, बहुत कॉम्प्लेक्स थ्योरी आती है उसके ऊपर। हमारा टैरो का जो सेशन होता है वो 11 दिन का होता है, पर आप में से जितने पुराने वाले हो उनको पता है मेरी मजबूरी कि 11 दिन तो मेरे लिए मतलब लिमिटेशन है जो मुझे तय करके दी जाती है। अब वो 11 का 15 भी हो सकता है, वो 11 का 18 भी हो सकता है, ये मेरी मुसीबत है। आप इस बात पे फोकस मत करना कि 11 दिन बोला है, 15 बोला है, 18 बोला है। आपने आना है और टैरो को रीड करना है साथ में बैठ के। कल से हम अपना काम यहां पर शुरू कर देंगे, और इनसे हम अपने काम में प्रिडिक्शन निकालना स्टार्ट कर देंगे। कल ही से मैं कुछ प्रिडिक्शन वाले काम आपसे करा के देखूंगा। आप ये मत समझना कि आपको प्रिडिक्शन करनी सिखाई जाएगी तभी प्रिडिक्शन आएगी। ब्रेन की हैबिट होती है प्रिडिक्ट करना, हम उससे कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सचिन सर, यस, हम टाइमिंग ऑफ इवेंट भी निकाल सकते हैं टैरो से। टाइमिंग निकालते हैं टैरो से, बहुत सही टाइमिंग निकल के आती है पूरी। आप मंथली गाइडेंस भी दे सकते हो, किस महीने में क्या होगा आप ये भी बता सकते हो उससे, टैरो से। ये पॉसिबिलिटी है बिल्कुल। तो टैरो के अंदर हम आपके पास में, मेरा पैटर्न क्या है पढ़ाने का, थ्योरी पे कम, प्रैक्टिकल पे ज्यादा बिलीव करता हूं। थ्योरी तो नोट्स में भी मिल जाएगी और कहीं ना कहीं से रट भी लोगे, पर अगर प्रैक्टिकल करना सीख लिया तो किसी बुक की जरूरत नहीं है, कार्ड खुद बात करेगा आपके थ्रू। कल से हमारी क्लास स्टार्ट होगी। हर वीकेंड पर आपके पास में सैटरडे संडे को मैं अवेलेबल होऊंगा। वीक मिलेगा आपको पूरा का पूरा तैयारी करने के लिए कि आप टैरो के बारे में क्या कहना चाहते हो, आप उसकी क्या क्या थ्योरीज काउंट करते हो। जो भी आप काम करोगे आप हमें दिखा सकते हो, पूरी स्टोरी मेकिंग हम आपको करनी बताएंगे। किस तरीके से कार्ड के अंदर प्रिडिक्शन की जाती है, ये सारा नरेशन मिलेगा। यहां नोट्स के अंदर काफी डिटेलिंग दी गई है आपको, और बहुत सारा
एनालिसिस डिस्क्रिप्टिव वे में दिया गया है, बट मैं कोशिश करूंगा कि टैरो के अंदर ये रटने वाला काम ना करके प्रैक्टिकल काम पे ज्यादा फोकस करें। इन 11 दिनों में आपके अंदर से प्रेडिक्शन निकलवाऊं, मेरा काम ऐसा रहेगा। जिन लोगों को भी इस काम में इंटरेस्ट है, इस पढ़ने के तरीके में इंटरेस्ट है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। एक काम और, अभी के लिए स्टार्टिंग में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करना थ्योरी को अपनी। हो सकता है आपने टैरो सीखे हो कहीं से, उन्होंने क्या सिखाया, उन्होंने क्या बताया, एक कंटेंट रखते हैं, एक साइड रख देते हैं उस बात को। कुछ चीज मैं बताऊंगा आपको टैरो के बारे में। थ्योरी पर यदि आपने बहुत ज्यादा रटने का प्रयास करा, बार बार भूल जाओगे। कार्ड के एलिमेंट पे फोकस करा, प्रेडिक्शन बैंग ऑन। कुछ डिस्क्रिप्टिव पॉइंट हैं, कुछ रेडी रेकनरी मिलेंगे यहां पर आपको मिले हुए नोट्स के अंदर, उनसे आप आराम से किसी का प्रेडिक्शन कर सकते हो। आप में से कई लोगों ने हमसे कहा था कि टैरो को होल्ड करने में एक डार्कनेस फील होती है, ये क्वेश्चन बहुत आता है मेरे पास में। हाँ, होती है। यदि इंसान अपनी एनर्जी को बैलेंस ना कर पाए, वो टैरो को होल्ड नहीं कर पाएगा। जिस इंसान के अंदर बैलेंस नहीं है, वो ज्ञान के पास में आएगा और बाउंस करके फिर चला जाएगा पीछे। हर व्यक्ति इस एनर्जी को, इस ऑकल्ट एनर्जी को होल्ड नहीं कर पाता। यह सब मेहनत करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए होता है, बहुत बार बहुत बड़ा एक पोटेंशियल चाहिए होता है डिसिप्लिन का। सुबह उठ के साधना करनी पड़ती है, ध्यान करना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है। ये काम लोगों को मुश्किल लगते करने में। तो ऐसा हो सकता है कि यदि कोई बैलेंस नहीं है तो डार्कनेस उसके अंदर इम्बाइब होती है। जिस भी ज्ञान को, जिस भी नॉलेज को आप जस्टिफाई नहीं करोगे, वो वेस्ट हो जाएगी, वो तामसिक बन जाती है। जब ज्ञान का उपयोग करोगे तो सात्विक ज्ञान बनता है। इसको जानकर आप कोई भी प्रिडिक्शन कर सकते हो किसी भी बारे में। आप यस नो कार्ड भी निकाल सकते हो, आप टाइमलाइन कार्ड भी निकाल सकते हो, आप गाइडेंस कार्ड भी निकाल सकते हो, आप हीलिंग कार्ड भी निकाल सकते हो, चक्रा स्कैनिंग भी कर सकते हो। आप इससे बहुत सारे काम कर सकते हो। टैरो की ग्रिड्स मिलेंगी आपको, मैं कुछ बताऊंगा ग्रिड्स के बारे में आपको कि किस किस ग्रिड के अंदर फॉर्मेशन करके हम कैसे कर सकते हैं। क्रॉसेस पढ़ेंगे हम कि टैरो का क्रॉस कैसे हमारे पास कुछ नरेशन देता है। तो ये मेरा पैटर्न रहेगा हमें पढ़ाने का। मेरे ख्याल से मैंने आपको अब पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया है। फीस के बारे में जानकारी जो है, कोमल मैम से बात करना, एडमिन से बात करना, मुझे नहीं पता। मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कितनी फीस है, क्या फीस है। एडमिन का नंबर दे दूंगा, वहां से बात कर लेंगे। आपके पास में आप कोई भी प्रिडिक्शन निकाल सकते हो। हाँ बेटा, हम ईयरली प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं टैरो की, 12 महीने की प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं, 300 दिन की प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं, हर एक आवर की प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं, आवरली बेस पे प्रिडिक्शन निकाल सकती है टैरो के अंदर। और मजे की बात, आपने न्यूमरोलॉजी पढ़ी हुई है, न्यूमरोलॉजी से आप डे वाइज प्रिडिक्शन निकाल लो, यहां से आप प्रिडिक्शन निकाल लो और दोनों को मैच करके देख लो। तो आपके पास में इस पे एक स्प्रेड्स बनते हैं, इस पे हम बहुत सारे एक स्प्रेड्स बनाते हैं, उनमें से इंफॉर्मेशन निकालते हैं। आप यस नो कार्ड से भी निकाल सकते हो प्रेडिक्शन, बट वो आंसर यस और नो की फॉर्म में आता है। कहानियां बनानी पड़ती हैं, स्प्रेड से हम बना के सिखाएंगे आपको। ये सब काम आपके पास चलेगा। टाइमिंग भी बता दी मैंने आपको, एनर्जी के बारे में बता दिया। और क्वेश्चन क्या क्या पूछे हुए हैं आपने? किसी का कोई क्वेश्चन अगर रह गया तो मुझे दे सकता है, मैं उस पर आंसर दे देता हूं। कोई अगर बाद में भी इस वीडियो को देखना चाहेगा तो आपके पास मिल जाएगा। ओके 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 ओके। मेरे ख्याल से आपने जितने क्वेश्चन पूछे थे, मैंने मैक्सिमम के आंसर देने का प्रयास करा है। राइडर वेड और ओशोजैन में से कौन सा बेस्ट है? अच्छा जी, देखो प्रिडिक्शन करने वाला बेस्ट होता है, ऑनेस्टली कहूं तो। टूल को तारीफ में लाऊं, टूल की बुराई करूं, ये तो बहुत ही वेस्ट टॉपिक है। कार्ड हैंडलिंग कौन कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। यदि हैंडलिंग आपकी राइडर वेट को अटैच करती है आपकी एनर्जी के साथ में, तो ये अच्छे निकाल पाओगे। कई लोगों की एनर्जी ओशोजन के साथ मैच जाती है, वो उसे निकाल पाते हैं। इट्स नेवर अबाउट द कार्ड, इट्स ऑलवेज अबाउट योर वाइब्रेशन। इफ अ पर्सन इज नॉट अलाइव, कार्ड रीडिंग करके आप उस किसी किसी जीवित इंसान अगर यदि नहीं है, आप उसके लिए किस चीज की प्रिडिक्शन करना चाह रहे हो? आप मृत इंसान के बारे में क्या जानना चाह रहे हो? मुझे क्वेश्चन बताओ, मैं फिर उसके हिसाब से आंसर देता हूं आपको।
प्रतीक बेटा, हाँ राइडर वेट के लिए ये सफिशिएंट है, राइडर वेट इससे ऊपर नहीं होगा। आगे फिर कंपैरिजन आ जाएगा ओशोजन के साथ में, वो फिर वहां पे सफिशिएंट होगा। इसमें बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतने पक जाएगा बेटा इसी में ही। कार्ड की क्लीनिंग कैसे करनी है, मॉपिंग कैसे करनी है, उनकी हैकिंग कैसे करनी है, वो कल बताऊंगा आपको। वो सारे मेथड आपको कल सिखाऊंगा। कल से स्टार्ट करूंगा, कार्ड को कैसे तैयार करना है, बॉक्स कैसे प्रिपेयर करना है, क्लाइंट कैसे बिठाना है, वो सब सिखाऊंगा आपको। टुमारो ऑनवर्ड्स वो काम हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा। हाउ टू अंडरस्टैंड अवर वाइब्रेशन मैचेस विद डेक। बेटा लेफ्ट हैंड में जब आपने कार्ड पकड़ा ना, कार्ड के अंदर आपकी यदि वाइब्रेशन मैच करती है तो आपके बॉडी के अंदर ना एक बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस आता है। आपके अंदर ना जो आपके हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं वो आपके वर्क करना शुरू करते हैं। जब आपके अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट हो कार्ड को हाथ में लेके, तो दैट इज नॉट मेंट फॉर यू। कभी कभी हमारे पास ऐसा होता है कि हम कार्ड हाथ में होल्ड करते हैं तो हमें एक स्ट्रेस फील होता है, नेगेटिव एनर्जी फील होती है। दैट शुड नॉट कम। तो पता लगता है वो कार्ड आपके लिए है या नहीं है। डेफिनेटली मैम, किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक है, एनर्जी है, कोई नेगेटिव डार्कनेस है, ये सब हम निकाल सकते हैं कार्ड से, डेफिनेटली। कैन वी रीड थ्रू द कार्ड, कैन वी मीन यस यस और नो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता लग जाएगा यस और नो से कि किसी के ऊपर कोई एनर्जी थ्रो है, कोई एनर्जी कनेक्टेड है। कार्ड आपको हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये प्रोडिक्शन आपको हर चीज के बारे में देता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। जो हुआ था, जो होगा, उनके बारे में इंफॉर्म करता है आपको, डेफिनेटली। मेरी फिर से आपसे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपना ऑरा क्लेंजिंग करते रहना। अगर ऑरा क्लेंज नहीं हुआ तो जो पास्ट की बात कर रहे हो ना, इसकी गाइडेंस सही नहीं बैठेगी। पास्ट की गाइडेंस निकालने के लिए इंसान को बहुत स्थिर होना पड़ता है। फ्यूचर के बारे में तो आप फिर भी नॉर्मल ऑरा से डील कर लेते हो, बट पास्ट के जो हिडन आंसर होते हैं वो फिर आपको ध्यान से देखने पड़ते हैं। हाउ टू क्लेंस ऑरा, ऑरा ऑफ कार्ड और यू, ऑरा ऑफ यू और कार्ड, दोनों को बताओ। पर्सन, इसके लिए ना मैं आपको यूट्यूब का एक लिंक दे दूंगा अपना। मैंने रेकी लेवल 1 के पूरे वीडियो को वहां प्लेस कर रखा है। तो वहां ऑरा क्लेंजिंग भी है, ऑरा लॉकिंग भी है, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन वहां मिल जाएगा आपको। पर्सन का ऑरा वैसे ही क्लीन करते हैं जैसे कार्ड का ऑरा क्लीन करते हैं, ज्यादा फर्क नहीं होता। मैं आपको कल समझाऊंगा स्मजिंग मेथड कैसे होते हैं, ऑरा क्लेंजिंग मेथड कैसे होते हैं। आप मेरे एक बार यूट्यूब के वीडियो का लिंक एडमिन से मांग लेना, कोमल मैम से मांग लेना, या मैं आपको शेयर कर दूंगा, मुझसे आप ले सकते हो। तो वहां का वो पूरा वीडियो एक बार ऑब्जर्व कर लो, आपको बहुत सहायता मिलेगी उसके बाद। ऑरा क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, वो सारा इंफॉर्मेशन है। हाउ कैन, हाँ जतिन सर, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूं। और सर मैं जब स्टार्टिंग में आया था ना, मैंने भी क्वेश्चन कहा था कि कार्ड से कैसे प्रिडिक्शन होती है, ये प्रैक्टिकल लगता ही नहीं है। सर इसका आंसर ना बहुत सिंपल है। जब जिंदगी में हम अपने माता पिता से क्वेश्चन का आंसर पूछते हैं, वो साधारण इंसान होते हैं, और अब वो हमें फ्यूचर की गाइडेंस कैसे दे सकते हैं। एक आम आदमी जो ऑफिस जाता है, शाम को 9 to 5 की जॉब करके वापस आता है, वो कैसे हमें पूरी जिंदगी गाइडेंस दे सकता है जिसने फ्यूचर देखा नहीं अब तक। गाइडेंस किसी इंसान से नहीं आती, गाइडेंस एनर्जी से आती है। कार्ड गाइडेंस नहीं देते, एनर्जी गाइडेंस देती है। कार्ड एक टूल होते हैं उस गाइडेंस का इंटरप्रिटेशन, कॉम्प्रिहेंशन कराने का। आप पेड़ के पत्ते उतार लो, पेड़ के पत्तों पर आप डिफरेंट डिफरेंट मार्क लगा लो, आप वहां से भी गाइडेंस ले सकते हो। पेड़ की टहनियां ले आओ, उन्हें एकदम से बिखेर दो, उनका कोई मीनिंग डिसाइड कर लो अपने हिसाब से, आप देखना वही पैटर्न दिखा देंगे आपको। हमारे पास में रेकी में मैंने डाउजिंग करने सिखाई थी। डाउजर होता है, आप सबको बताओ, क्रिस्टल के डाउजर आते हैं, मेटल के डाउजर आते हैं। पेड़ की टहनी से, तुलसी के पौधे के पत्ते से हमने डाउजिंग करनी बताई थी। इट्स नेवर अबाउट द आर्टिकल, द ऑब्जेक्ट, इट इज ऑलवेज अबाउट द एनर्जी। कार्ड तो एक मीडियम है, एक माध्यम है, कुछ चीज आ रही है, हम उसका कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं। हमें प्रैक्टिकल नहीं लगता क्योंकि हमने उस चीज को दिमाग के अंदर लिमिट कर लिया कि ये चीज कैसे कुछ बता पाती होगी। अगर ऐसा होता तो ये मोक्ष पटम वाली थ्योरी तो फेल होती।
रामचरितमानस हमने एग्जांपल में लिया हो टैरो के अंदर कि रामचरितमानस के अंदर प्रश्नावली आती है कि आप कोई भी प्रश्न पढ़िए, वहां पर एक मंत्र दिया होता है, उसको मंत्र को फॉलो करके देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर उस मंत्र से मिल जाएगा। ये सब चीजें ना सिर्फ एनर्जी बेस्ड होती हैं। इंसान गाइडेंस नहीं देता, मैं गाइडेंस नहीं दूंगा सर, एनर्जी गाइडेंस देगी, मीडियम बन जाऊंगा। सिर्फ वो मुझे अपने आप को ओपन रखना है, सारा काम हो जाएगा। अगर मैंने अपने टैरो को ओपन कर लिया, सारी गाइडेंस मिल जाएगी। जब तक मैंने अपनी एनर्जी क्लोज कर रखी है, टैरो की एनर्जी क्लोज्ड है। मेरी एनर्जी ओपन, टैरो की एनर्जी ओपन। हम सभी को काम करना आता है बचपन से। आप किसी भी तत्व से गाइडेंस ले सकते हैं। विल यू टेल अबाउट हाउ टू मेक लाइव कार्ड इन टैरो एज आई वांट टू, हाउ टू मेक लाइव कार्ड? मैम व्हाट डू यू मीन मेकिंग लाइव कार्ड? मतलब क्या, मैं समझा नहीं। कई मीनिंग है आपके क्वेश्चन के एक्चुअली। मुझे 3-4 मीनिंग बताएं इस क्वेश्चन का आंसर देने के। आप प्रिसाइज कर दो कि व्हाट यू वांट टू आस्क, मैं फिर उसका आंसर देता हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे चलेंगे, मैं बता दूंगा। यदि आपका प्रश्न क्लियर नहीं है तो मेरा भी उत्तर क्लियर नहीं हो पाएगा, बट आपका ये जो सेशन चलेगा ना, मैं इसमें काफी सारी बातें बताऊंगा आपको। आगे चलकर मैं आपको कई सारे ऐसे चीजें सिखाऊंगा जो कि आपने मार्केट में सुनी होंगी। इनसे हम डाउजिंग कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। टैरो कार्ड से हम काफी सारी चीजें जान सकते हैं, लाइफ के फिनोमिना को समझ सकते हैं, काफी सारी चीजें। टैरो कार्ड लेने होंगे क्या सर? ज्योति मैम ये बहुत कमाल की बात पूछी आपने, क्या टैरो कार्ड लेने होंगे? देखो, अगर 12th का सीबीएसई का सिलेबस पास करना है, किताब तो लेनी पड़ेगी। अगर टैरो कार्ड मेरे होंगे और प्रिडिक्शन आपकी होगी तो बेटा बहुत चालाक हो तुम। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कार्ड तुम्हें बिना लिए तुम्हें प्रिडिक्शन आ जाए। ये हुनर मुझ में भी नहीं है अभी, कि मेरे पास कार्ड नहीं है और मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं टैरो की, और वो भी राइडर वेट कार्ड की, बिना राइडर वेट के। तो ऐसा नहीं है मालिक, तुम्हें कार्ड लेने पड़ेंगे, कार्ड ले लो। ये क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा था, अब तक के सब क्वेश्चन में भारी था। ये मेरे दिल में बैठ गया और मैं इसे बार बार वीडियो में प्ले करके देखूंगा इस क्वेश्चन को। तुमने दिल जीत लिया मेरा, गॉड ब्लेस यू। और किसी का कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो ये टाइप वाला तो मुझे बताओ। ये बाकी सब तो ऑर्डिनरी लग रहे हैं क्वेश्चन। वाह वाह वाह, छा गए। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा सर आपने जतिंदर सर। क्या भगवान का नाम लेना जरूरी नहीं है? कॉम्प्लेक्सिटी डालते हैं हम चीजों से। सर भगवान का नाम ना हम केवल मनसा या वाचा से लेते हैं, कर्मणा से तो लेते नहीं है। मेरे पास एक व्यक्ति आया था, उसने मेरे से प्रिडिक्शन के बारे में बात करी। मैंने उसे बताया तरीका सॉल्यूशन प्रिडिक्शन का, मैंने उसे बताया कि क्या करना है, रेमेडी बताई। कहता मैं महादेव का नाम लेता हूं। क्या महादेव का नाम लेना केवल नहीं है, काफी नहीं है कि मैं उनको याद कर लूं, मैं रेमेडीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? मैं कहा यदि महादेव में बिलीव करते तो मुझे कांटेक्ट करते। तुमने मुझे पैसे दी प्रिडिक्शन के लिए, तुम्हारा बिलीव महादेव में होता तो तुम मुझे कांटेक्ट क्यों करते? मैम अगर हम लाइफ में इतने, या सर हम लाइफ में इतने डिवोटेड होते तो फिर कहानी कहां जाती? ये सब चीजें तो हमारे डर को स्टेबलाइज करने के काम होते हैं, कि अपने डर को ना एक कोने में डालना होता है, आस्था जगाने के काम होते हैं। यदि हम गॉड में इतना बिलीव करें, गॉड को फियर ना करें, वी आर गॉड फियरिंग पीपल नॉट गॉड लविंग पीपल बेसिकली। हमें डर बहुत लगता है भगवान से, ये फैक्ट है, सबको लगता है। और हमें अपने कर्म में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। यदि कोई हमें कहते ना सुबह 3 बजे उठ के सब सॉल्यूशन हो सकता है, 3 बजे कौन उठेगा? नींद बड़ी कैडी आती है, और सर्दियों में तो और कैडी आती। हमारी कहानी शुरू हो जाएगी। हम कर्म में बिलीव नहीं करते, इसलिए हमें इतना सब कुछ करना पड़ता है। जो कर्म में बिलीव करता है वही सब कांड में बिलीव नहीं करता। या तो कर्म होते हैं या कांड होते हैं, फिर कर्म कांड बन जाता है इन दोनों से। सर मैं व्हाट्सएप पे लिंक भेजा था कार्ड का, प्लीज। अच्छा ठीक है बेटा, मैं बता दूंगा आपको कार्ड चेक करके। while reading the card which mantra we have to chant? while reading the card you don't have to chant। आपको अपना सिर्फ जो भी अफर्मेशन है उसे थ्रो करना होता है, दैट्स ऑल। मंत्र उच्चारण आप मन की शांति के लिए कर सकते हो, बट कार्ड रीडिंग के लिए मंत्र उच्चारण की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। आप बस अपना अफर्मेशन थ्रो करो थर्ड आई से, दैट्स ऑल। ओके, आई थिंक काफी सारे क्वेश्चन का आंसर हो गए आपके। और बहुत सारे जो लोग इस वीडियो को सुनेंगे, आपके भी प्रश्न होंगे। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, नरेट कर रहा हूं। आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। 9315550649। 9315550649। मैं यहां चैट बॉक्स में भी डाल रहा हूं।
9315505649। ये मेरा अपना नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट व्हाट्सएप कर दीजिएगा, डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, मैं आपका व्हाट्सएप जब भी रिसीव करूंगा उसके बाद आपसे बात कर लूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आई होप कि आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए। कल से स्टार्ट करेंगे सेशंस और कल से काम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।